यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, आपने बॉलीवुड पर जरा सा हाथ रख दिया, बॉलीवुड में ड्रग्स की जांच शुरू कर दी, तो संसद में यह मुद्दा उठ जाता है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। बॉलीवुड की थाली में जो खा रहा है वही छेद कर रहा है। तुरंत ये बात पूरे देश में इस पर बहस होने लगती है। ये बॉलीवुड की जो थाली है, इसमें खाना कहाँ से आता है? ये थाली बॉलीवुड की नहीं है, ये थाली देश की है। अगर भारत की थाली के बारे में आप बात करें, आप अपनी थाली के बारे में आप बात करें, आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय डिनर कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। आपकी थाली में जो इस समय जो खाना है, या आज शाम को जो आपने जब डिनर किया, आपकी थाली में जो खाना था, वो खाना कहाँ से आया था, किसकी वजह से आया था? उस खाने के लिए, उस भोजन के लिए कौन सबसे ज्यादा मेहनत करता है? इसकी एक लंबी कड़ी है जिसमें बिचौलिए, थोक व्यापारी और रिटेलर शामिल होते हैं। लेकिन इसका खामियाजा किसान कैसे भुगत रहा है, अब आप ये समझिए। यानी जिसे हमारे देश का नायक होना चाहिए था, वो कितनी बुरी स्थिति में है। खेतों में उगने वाले गेहूं, मक्का और बाजरा को आप हाई एंड स्टोर्स से हेल्थ फूड की पैकिंग में भारी कीमत देकर खरीदते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स होते हैं, वहां से आप मोटी कीमत पर इन सामानों को खरीदते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में इन्हें आप मल्टीग्रेन फूड के नाम से जानते हैं या रागी जैसे नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोगों को आजकल शौक है कि वो हेल्थ फूड्स खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। अब वो गेहूं की रोटी की बजाय रागी की रोटी खाते हैं। लेकिन किसान के हाथ उस कीमत का एक छोटा सा हिस्सा ही लगता है, जबकि आप बहुत मोटी रकम देकर इन चीजों को खरीदते हैं। किसान को 1 किलो गेहूं के बदले में औसतन 20 रुपए मिलते हैं। इसी गेहूं को होलसेल बाजार में 30 रुपए में बेचा जाता है। किसान को मिले 20 रुपए, होलसेल बाजार में इसका कीमत हो गई 30 रुपए। लेकिन जब आप पैकेट वाला आटा खरीदते हैं, यानी पैकेज्ड आटे की शक्ल में आते ही इसकी कीमत किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में 35 से 60 रुपए प्रति किलो हो जाती है, 3 गुना ज्यादा। किसान जिस बाजरे को खेत में उगाते हैं, उसकी 1 किलो के लिए उसे 17 रुपए मिलते हैं। उसी बाजरे को थोक बाजार में 23 रुपए के हिसाब से बेचा जाता है। और जब ये बड़े शहरों की मार्केट में पहुंचता है, बड़ी ब्रांडिंग के साथ, किसी प्राइवेट कंपनी की ब्रांडिंग के साथ, तो यही बाजरा आपको 80 रुपए किलो में मिलता है। इसी तरह ज्वार को किसान मंडी में 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच देता है। थोक व्यापारी इसे 30 रुपए में बेचते हैं। वहीं जब यही ज्वार बड़े शहरों के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बिकता है, तो इसकी कीमत हो जाती है 120 रुपए प्रति किलो। किसान जिस जौ को 10 रुपए में बेचता है, थोक बाजार में उसके 24 रुपए मिलते हैं, जबकि मार्केट में यही जौ आपको 120 रुपए प्रति किलो से कम पर आज भी नहीं मिलेगा। संकट में कौन है, किसान या वो जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं? इस बात को समझाने के लिए आज आपको हम कुछ इतिहास में पीछे लेकर जाना चाहते हैं, फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का सिस्टम शुरू किया। इसके जरिए किसानों को मजबूर कर दिया गया कि वो मार्केटिंग बोर्ड में ही अपनी उपज को, यानी अपनी फसल को बेचेंगे। मार्केटिंग बोर्ड बनाने के पीछे अंग्रेजों की चाल ये थी कि किसानों को जानबूझकर हमेशा के लिए गरीब ही रखा जाए, ताकि हमेशा भीख ही मांगते रहें, हमेशा कर्ज में ही दबे रहें। यह अंग्रेजों की सोच थी और आज़ादी के बाद हमारे देश के नेताओं की भी यही सोच रही। देश आज़ाद होने के बाद इस बारे में किसी ने सोचा नहीं, बस मार्केटिंग बोर्ड का नाम बदलकर इसका नाम मंडी समिति रख दिया गया। ये एक तरह का एकाधिकार यानी मोनोपोली है। वो ये कि किसानों की उपज मंडी समिति ही खरीदेगी और कोई नहीं खरीद सकता। इसी के कारण जो उपज, जो फसल किसानों से 2-4 रुपए प्रति किलो खरीदी जाती है, वही ग्राहकों तक पहुंचते पहुंचते कई बार 100 गुना महंगी हो जाती है। मंडी समितियों में अक्सर राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का ही दबदबा रहता है, जो हमने पहले आपको बताया। पंजाब में ज्यादातर मंडियों पर आज भी अकाली दल के नेताओं का ही कब्जा है और यही स्थिति लगभग हर राज्य में है। आजादी के बाद से हमारे देश में सरकारों ने किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत की, वोट तो बहुत लूटे, लेकिन किसान ऐसे ही गरीब रहा, गरीब का गरीब ही रहा। आज किसानों के मुद्दे पर जब भी बात होती है तो 2 पार्टियों का नाम सबसे पहले आता है जो किसानों की राजनीति करते हैं, पंजाब की अकाली दल और महाराष्ट्र में शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इसके बावजूद आज किसानों की आत्महत्या के मामलों में महाराष्ट्र पूरे देश में पहले नंबर पर है। पंजाब की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है।
ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दलों को यह पता नहीं है कि सरकारी मंडियों में किसानों के साथ क्या होता है। सबको पता है 70 साल से क्या होता जा रहा है। सब इतने समझदार हैं, सब जानते हैं। आज भी वही नीति चल रही है जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई थी, लेकिन नए भारत में ऐसी किसी नीति की छूट नहीं दी जा सकती। इसीलिए नया भारत अलग है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसानों को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ देना भी समझदारी नहीं होगा, ये हम मानते हैं। सरकार को इस बात के पूरे इंतजाम करने पड़ेंगे कि खुले बाजार के नाम पर किसानों के शोषण की कोई नई व्यवस्था ना खड़ी हो जाए। अभी तक तो मंडी समितियां थी और बिचौलिए थे और आड़तिए थे। अब कहीं ऐसा ना हो कि अब बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के एजेंट आ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां जो हैं उनके एजेंट आ जाएं और वो किसानों को खा जाएं। ये भी तो हो सकता है। आपको याद होगा जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो भी तो व्यापारी बनकर ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी भारत में तो व्यापार करने के लिए आई थी, और व्यापार करते करते उसने पूरे देश को हड़प लिया। इसलिए बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दूसरा रूप हैं। इसलिए इन्हें रोकने के भी इंतजाम करने पड़ेंगे। किसान राजनीति को हमेशा से प्रिय रहे हैं, लेकिन नेताओं ने किसानों को हमेशा सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने जवानों और किसानों का हित सबसे ऊपर रखा। वर्ष 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो आजकल आप स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन इस नारे का मतलब आपको कभी भी किताबों के बाहर समझ में नहीं आएगा। ये नारा आपको किताबों के बाहर कभी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसानों की और जवानों की जय जयकार सिर्फ स्कूल की किताबों में ही होती है, बाहर नहीं। इस नारे के माध्यम से पहली बार किसानों को देश के नायक के तौर पर एक पहचान मिली थी। उस दौरान कांग्रेस का चुनावी चिन्ह बैलों की एक जोड़ी हुआ करता था। यह था कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो हम आपको दिखा रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह एक हंसिया था। उस वक्त भारत में ये दोनों सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी, और इनके चुनाव चिन्ह इस बात का संकेत हैं कि उस समय की राजनीति किसानों पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी। कितना महत्व था कृषि का। फिर कुछ वर्षों में किसानों का वोट लेने के लिए राजनीतिक दलों ने कर्ज माफी के चुनावी वायदों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर चुनाव से पहले यह वादा होने लगा कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन कभी भी किसानों की समस्याओं को जड़ से मिटाने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई, क्योंकि नेता ये चाहते थे किसान हमेशा गरीब रहें और हम हर चुनाव से पहले उनका कर्जा माफ कर दें और उनका वोट लेते रहें। लेकिन किसान सक्षम ना होने पाए। किसान को ऐसा नहीं बना देंगे कि वो अपना कर्ज खुद से दे पाए, वो अपना लोन खुद से चुका पाए। इस काबिल हम किसान को बनने नहीं देंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि वो हमेशा हमसे भीख मांगता रहे। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं को अपने परिवार से फुर्सत नहीं मिली ताकि वो किसानों की तकलीफ के बारे में थोड़ा सा भी सोच सके। अब जब हर किसान को परिवार का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है तो कुछ बड़े राजनीतिक परिवार जो इन्हीं किसानों का वोट लेते लेते यहां तक पहुंचे हैं, अब उनकी पार्टियां परेशान होने लगी है।